बताएंगे आपको गिफ्ट पर टैक्स की पूरी एबीसीडी। और इसको बताने के लिए शो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत और साथ ही सुनील गर्ग इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो जैसा कि मैंने अपने शो की शुरुआत में ही बताया कि गिफ्ट मिलना किसको अच्छा नहीं लगता। हर किसी को, चाहे वो किसी भी रूप में गिफ्ट मिले, चाहे वो बर्थडे का गिफ्ट हो, चाहे वो दिवाली का गिफ्ट हो, हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन गिफ्ट के साथ जो टैक्स का सरप्राइज होता है वो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। तो वो ना मिले, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को ये पता हो कि कौन से गिफ्ट पर किस तरीके का टैक्सेशन होता है। अब हम इसके गणित को थोड़ा समझे तो बताइएगा सुनील जी कि क्या वाकई हर एक गिफ्ट पर टैक्स लगता है या कुछ एग्जेम्प्टेड भी हैं? क्या गणित है इसका? निमिता, अगर हमें गिफ्ट पर टैक्स को समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास को पलटना पड़ेगा। आपको पता होगा 1958 में एक्ट आया था जिसको कहते थे गिफ्ट टैक्स एक्ट। जब डोनर को टैक्स लगा करता था, एक परिवर्तन आया 1998 में, जब टैक्स को बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया, ना देने वाले को गिफ्ट ना लेने वाले को गिफ्ट। फिर सरकार को लगा कि हमसे कुछ गलती हो गई है, तो 2004 में सरकार ने गिफ्ट के नियम बनाए। गिफ्ट टैक्स एक्ट को तो वापस नहीं लाए, लेकिन कुछ नियम ऐसे कर दिए कि जहां पर गिफ्ट में पोजीशन ऐसी है कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, यानी कुछ टैक्स फ्री होते हैं और कुछ टैक्सेबल होते हैं। तो तीन चार थंब रूल हैं इसके। नंबर एक थंब रूल ये है कि अगर आपको पूरे साल में 50,000 रुपए तक का टैक्स गिफ्ट मिलता है, कैश मिले, ज्वेलरी मिले, कोई भी मिले, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेने वाले के ऊपर यानी डोनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, केवल 50,000 रुपए की लिमिट है। लेकिन अगर आपको 51,000 भी टैक्स मिल गया तो फिर टैक्स 1,000 रुपए पर नहीं लगता है, पूरे 51,000 पर ही टैक्स लग जाता है। लेकिन सरकार ने एक छूट दी। क्या कहा कि अगर आपको ब्लड रिलेशन में गिफ्ट मिलते हैं, ब्लड रिलेशन का मतलब है ऐसा नहीं कि जहां आपको डायरेक्टली ब्लड से रिलेशन आपका है, जैसे आपके मामी जी हैं, आपके मामा जी हैं, मामी जी से आपका ब्लड रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ रिलेशन सेक्शन 56(2)(10) में दे रखे हैं। लगभग 50 रिलेशन है, वहां पर आपको अगर गिफ्ट मिलता है कोई टैक्स नहीं लगता है। 1 लाख मिले, 10 लाख मिले, 50 लाख मिले, ब्लड रिलेशन से आना चाहिए, वो रिलेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे हैं। और तीसरी, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत खुशी की बात है, जैसे आपने कहा कि गिफ्ट मिलने पर सबको खुशी होती है। अच्छी खुशखबरी है कि अगर आपको शादी में कोई भी गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव से मिले, दोस्तों से मिले, कजिन से मिले, पड़ोसियों से मिले, शगन में मिले, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें कि शादियों के सीजन में जो गिफ्ट आते हैं उसका रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने गिफ्ट तो ले लिए लेकिन खर्चा नहीं दिखाया। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि लोग गिफ्ट को तो जमा कर लेते हैं, लेकिन जो शादी में एक्सपेंडिचर हुए उस पर लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, और बाद में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको नोटिस आ जाता है। पर इसमें भी एक बात याद रखनी है आपको कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दे दिया, शादी के ऊपर भी दे दिया, उसको लेकर बहुत डिस्प्यूट होता है, क्या वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। तो उसको हमेशा सैलरी का परक्विजिट माना जाता है, उस पर टैक्स लग जाता है। तो ये नियम आपको ध्यान रखने हैं। और एक और बात है, जहां आपको वसीयत, इनहेरिटेंस में कोई भी गिफ्ट मिलता है, आपके फोरफादर से मिले, आपके रिलेटिव से मिले या दूसरों से भी मिलता है इनहेरिटेंस में, वसीयत में, तो कोई टैक्स नहीं लगता है। ये मोटे मोटे से थंब रूल है इसके। बिल्कुल। और ऐसे में तो जैसा आपने बताया कि अगर कोई अपने बॉस से नाराज हो तो पता चला उसकी शादी में जाकर उसको एक महंगा सा गिफ्ट दे आए कि लो अब भरो टैक्स तुम, ये गिफ्ट के साथ टैक्स का सरप्राइज भी तुम्हें मिल गया है। बहरहाल हम डराने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं कर रहे रुचिका जी, क्योंकि ऑब्वियसली गिफ्ट सबको बहुत अच्छा लगता है और आगे भी गिफ्ट लोग देते रहेंगे और लोग लेते भी रहेंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा जागरूक करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पता तो चले लोगों को कि गिफ्ट का भी टैक्सेशन होता है। ऐसे में टैक्स के दायरे में आने वाले कौन कौन से गिफ्ट होते हैं और कौन कौन से ऐसे गिफ्ट होते हैं जो इस दायरे में नहीं आते, जो टैक्स फ्री गिफ्ट होते हैं? स्मिता, अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो गिफ्ट है 50,000 रुपए तक तो सबके लिए ही माप है। चाहे आपको घड़ी मिल रही है, चाहे पेंटिंग है, चाहे आर्कियोलॉजिकल है, कुछ भी मिल रहा है आपको, इनफैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अगर आपको मिलती है तो वो 50,000 तक पूरी माप है। बट अगर वो 50,000 से ऊपर है तो आपकी जो रिलेटिव की डेफिनेशन है, अगर वो रिलेटिव से मिल रही है
तो उस केस के अंदर वो आपकी फुली एग्जेम्प्ट है। बट अगर रिलेटिव से नहीं मिल रही है तो जितना भी आपको 50,000 से ऊपर अगर मिला है तो इन टोटल सारा का सारा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है। यहाँ पे एक चीज और, जैसे आप कह रहे हैं कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा नहीं है, तो इसके साथ साथ हमें क्लबिंग के प्रोविजंस को भी ध्यान रखना है। क्योंकि एक चीज तो हो गई कि मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली है, वो टैक्सेबल नहीं है। बट अगर मैं प्रॉपर्टी अपने पास रखती हूँ, मैं आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देती हूँ, उस केस के अंदर वो टैक्सेबल है, उसमें क्लबिंग लगेगी। इसी तरह से अगर मैं स्पाउस को या फिर डॉटर इन लॉ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ या फिर कोई इनकम ट्रांसफर कर रही हूँ, अगेन उस केस में क्लबिंग लगेगी और वो टैक्सेबल है। माइनर चाइल्ड के केस में अगर कुछ ट्रांसफर होता है तो भी वो टैक्सेबल है। तो इन सारे केसेस में, और इसके अलावा एचईएफ के केस में, अगर एचईएफ का कोई भी मेंबर अपनी प्रॉपर्टी बिना किसी कंसिडरेशन के एचईएफ में डाल देता है तो भी उस केस में क्लबिंग है और वो टैक्सेबल है। तो बेसिकली ये सारे केसेस के अंदर ये क्लबिंग लगेगी और टैक्सेबल है। इसके अलावा 50,000 रुपए तक आपको गिफ्ट मिलता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉयर से आपको अगर कुछ इनकम मिल रही है तो वो गिफ्ट है, मगर फिर भी 5,000 से ऊपर जितना है वो टैक्सेबल है। बिल्कुल, तो ये तो कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जिसके ऊपर ये बताया रुचिका जी ने कि किस पर टैक्स लगेगा और किस पर कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो टैक्स फ्री होता है। तो आप बड़े तसल्ली से वो गिफ्ट ले सकते हैं जो टैक्स फ्री होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी मैं सुनील जी, क्योंकि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक ये भी है इसमें एक्ट इनकम टैक्स में कि इसमें ब्लड रिलेशन को बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है कि अगर आप इन ब्लड रिलेशंस, और लगभग शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50 ऐसे रिश्ते हैं जिससे अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से समझाइएगा हमें सुनील जी कि ये किस तरीके के रिलेशंस हैं जिससे हम गिफ्ट लेते हैं तो हमें टैक्स नहीं लगेगा, और कौन है वो लोग जो हमें गिफ्ट देंगे तो फिर हमें टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये नियम है स्मिता, और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने अपने चाचा जी से गिफ्ट लिया तो वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया, यानी भतीजे ने चाचा जी को दे दिया, तो वो टैक्सेबल है। दोनों ब्लड रिलेशन में है, लेकिन आपको डिसिडेंसी देखनी है। मैंने आपको दूसरी बात बताई है कि कुछ रिलेशन जो उस पर दे रखे हैं, जनरली रिलेशन कैसे हैं, वो या तो आपके स्पाउस की तरफ रिलेशन है या आपके फादर, आपके मदर फादर की तरफ की जो रिलेशनशिप है, उन सबको उसमें उन्होंने दे दिया है कि वहां से टैक्स नहीं लगेगा। उसमें कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मामी जी हैं, मौसी जी हैं, आपके फूफा जी हैं, वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, लेकिन जो कि वो बुआ से कनेक्टेड है या मामा जी से कनेक्टेड है, तो उनको भी कवर कर लिया है कि आपके ब्लड रिलेशन में है। पर मजे की बात यह है कि जो आपके कजिन्स हैं, यानी आपके चाचा के, आपके बुआ जी के जो बच्चे हैं, आपके कजिन्स हैं, उनसे अगर आप कोई गिफ्ट लेते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। ये ध्यान रखना है आपको कि वो कजिन्स ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं। और लोग अक्सर गलती करते हैं, अपने कजिन्स से गिफ्ट लेते हैं, उनको लगता है कि हमारा तो बिल्कुल करीबी रिश्ता है, पर वो टैक्सेबल हो जाता है। दूसरी बात, लोग क्या करते हैं कि ब्लड रिलेशन में गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जिससे आपने गिफ्ट लिया डोनर, उसके पास भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे चाचा जी से, अपने मामा जी से, अपने ताऊ जी से, मेरे नाना जी से गिफ्ट आया 50 लाख रुपए का, लेकिन अगर उनके पास सोर्स ही नहीं है, खाली आपके लेने से काम नहीं चलेगा। अगर सोर्स नहीं है तो फिर टैक्स का जो रेट होता है वो 30% नहीं होता, सिंपल टैक्स नहीं लगती है सरकार, उस पर 78% टैक्स लेती है। इसलिए जब भी आपको गिफ्ट मिले, और अगर ज्यादा अमाउंट का गिफ्ट मिलता है, रिलेशन से भी मिले, तो मैं सलाह देता हूं हमेशा कि आप उसकी एक प्रॉपर डीड बनवाइए, एक गिफ्ट डीड बनवाइए। उसमें उसके सोर्स के बारे में बताइए, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स, उनके बैंक के स्टेटमेंट, और एक डिक्लेरेशन कि जो मैंने आपको गिफ्ट दिया है वो पैसा कहां से आया है। अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो फिर अगेन आपको प्रॉपर्टी में तो चूंकि रजिस्ट्रेशन होता है, और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ब्लड रिलेशन में जब प्रॉपर्टी गिफ्ट में आती है उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाती है। पर उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी परचेज है, जब प्रॉपर्टी परचेज की गई थी, वो सोर्स जेन्युइन होना चाहिए, वरना बेनामी ट्रांजैक्शन का खतरा बन जाता है। इसमें बहुत सारे लोग इस काम को भी करते हैं कि आपके रिलेशन में कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने गिफ्ट ले लिया, चूंकि कंसिडरेशन आपने ही पे किया था किसी भी तरीके से। ध्यान रखना, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में वो प्रॉपर्टी चली जाती है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गिफ्ट लीजिए, आप प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उसकी गिफ्ट डीड बनाइए, उसके सोर्स के बारे में बताइए।
बिल्कुल, तो ये तो रहा ब्लड रिलेशन से आप गिफ्ट लेंगे तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बताया सुनील जी ने। अब रुचिका जी, एक रिलेशन वो होता है जो लोग कहते हैं कि ये तो भगवान ऊपर से जोड़ी बनाकर भेजता है, वो है पति पत्नी का। अब जो ये जोड़ी आपस में गिफ्ट एक दूसरे को लेगी देगी, इस पर किस तरीके का टैक्सेशन होता है? क्या ये आते हैं टैक्स के दायरे में महंगे महंगे गिफ्ट देकर भी एक दूसरे को, यानी पति पत्नी? बिल्कुल श्वेता, ये आते हैं, बिल्कुल ये आते हैं। तो अगर हस्बैंड ने, जैसे मैंने अभी बताया है, अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर नहीं किया मगर इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस के अंदर क्लबिंग होती है। तो उस केस के अंदर ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरह से जैसे सिर्फ स्पाउस की बात नहीं कर रहे, डॉटर इन लॉ की भी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप उनको एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तो हो गया कि आपने बिना एसेट ट्रांसफर की इनकम ट्रांसफर की, दूसरा आप एसेट भी ट्रांसफर कर रहे हैं, अगेन उस केस में भी क्लबिंग होती है। तो माने अगर हस्बैंड ने वाइफ को डिबेंचर्स गिफ्ट कर दिए, उस डिबेंचर से जो इंटरेस्ट आएगा वो अल्टीमेटली हस्बैंड के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। तो अगर हस्बैंड वाइफ का केस है या फिर डॉटर इन लॉ का केस है, तो इन केसेस में क्लबिंग होती है और वो टैक्सेबल होता है जिसने गिफ्ट दिया है। इसकी जगह पे मान लीजिए डिवेंचर्स ना लेकर महंगा सा कोई नेकलेस ले लें या कोई रिंग ले लें, तो ये तो कम से कम टैक्स फ्री होता होगा ना? हाँ, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, इसीलिए वो टैक्स फ्री होता है। बट चलिए, अगर उससे इनकम जनरेट होती है या फिर वो बेचते हैं, तो उसके अंदर कैपिटल गेन्स पे टैक्सेबल होते हैं। बिल्कुल। अब तो हमने पति पत्नी के भी इस रिलेशनशिप में किस तरीके से आप एक दूसरे को गिफ्ट देकर टैक्स से एग्जम्प्टेड रह सकते हैं या फिर कहां पर टैक्स लग सकता है, ये भी अच्छे से समझ लिया। तो अब बारी आती है सुनील जी, माता पिता की। पेरेंट्स अक्सर अच्छा महंगा गिफ्ट भी देते हैं, कई बार तो बहुत सारी चीजें वो गिफ्ट के तौर पर आपको देते हैं। उनके लिए टैक्स का नियम क्या कहता है, माता पिता के लिए? देखिए, बड़ा सिंपल नियम है इसमें माता पिता में। आपको अपने पिताजी की पीढ़ी से कोई भी गिफ्ट आता है, दादाजी से आए, दादी जी से आए, उनके फादर से आए, यानी जो भी आपके रिलेशन आपके पिताजी से आपके पास में आए हैं, उनके ब्रदर से आए, यानी फादर के ब्रदर्स, ताऊ जी, चाचा जी, उनकी सिस्टर से कोई भी आपको गिफ्ट आए, बुआ जी, या उनके स्पाउसी से, यानी ताऊ जी के साथ ताई जी है, चाचा जी के साथ चाची जी है, बुआ के साथ फूफा जी हैं, उनसे कोई भी गिफ्ट आता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। इसी तरह से मदर साइड के जो भी रिलेशन है, आपके आपके नाना जी हैं, आपकी नानी जी है, आपके मामा जी हैं, आपके मामी जी हैं, आपके मौसा जी, आपकी मौसी जी के साथ मौसा जी भी जुड़े हुए हैं, यानी स्पाउस भी जोड़ रखा है। सरकार ने अच्छा काम किया है कि आपका जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन, उसके जो स्पाउस है उनको भी जोड़ दिया है, और उनसे कोई भी आप गिफ्ट लेते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जीरो टैक्स लायबिलिटी है। बशर्ते, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सोर्स जो होना चाहिए गिफ्ट का वो बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए। और अभी जैसे रुचिका जी ने बताया था कि स्पाउस में अगर गिफ्ट का लेन देन कर रहे हैं, तो असेट ट्रांसफर अगर आप नहीं कर रहे हैं, खाली इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं, जो आपने पैसा दिया वो गिफ्ट नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उससे कोई इनकम जनरेट होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि धारा है 64 क्लबिंग प्रोविजन के तहत। या कोई भी जो वाइफ है वो ये मांगेगी ही नहीं क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये मांगा तो ये क्लॉज बताकर बहाना एक बन सकता है, तो फिर वही गिफ्ट मांगा जाएगा जो पारंपरिक तौर पर अक्सर पत्नियां अपने पति से मांगती हैं, और आजकल तो पत्नियां भी अच्छे अच्छे गिफ्ट पतियों को देती हैं। बहरहाल और भी आपसे समझेंगे कि कहां पर किस तरीके का गिफ्ट लगेगा, लेकिन रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद आपको बताएंगे कौन से गिफ्ट ऐसे हैं जिस पर लेना आपके लिए पड़ सकता है टैक्स के लिहाज से भारी, या फिर देना भी पड़ सकता है टैक्स के लिहाज से भारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गिफ्ट की टैक्स रैपिंग आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और साथ ही रुचिका भगत इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचिका जी, शो की शुरुआत में ही शादी पर किस तरीके से अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स लगता है नहीं लगता है, ये तो हमें सुनील जी ने बताया। अब जरा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि शादी पर जो मिलने वाले गिफ्ट्स हैं उस पर टैक्स का नियम क्या कहता है? कुछ भी दे दो गिफ्ट के तौर पर सब माफ है, सब एग्जेम्प्टेड है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट एक शादी ऐसी चीज है, मैंने आप बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। बट शादी एक ऐसी चीज है, अगर आप शादी में सगन में कुछ भी देते हैं तो वो जो है वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। एक्सेप्शन एक थी एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप की, वो हमने डिस्कस की। बट एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आप कैश गिफ्ट दे रहे हैं और कैश गिफ्ट जो है वो 2 लाख से ऊपर का है तो हमारा 269 एसटी लग जाता है, तो वो हम 2 लाख से ऊपर किसी को कैश गिफ्ट नहीं दे सकते। तो ये बहुत ध्यान में रखना, आप शादी में किसी को कुछ भी गिफ्ट देते हैं वो टोटली एग्जेम्प्ट है उनके हाथ में, मगर कैश गिफ्ट 2 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है हमेशा। ओके। लेकिन ये ना थोड़ा सा ऐसा पार्ट है कि हर किसी को ये जानना होता है कि जो कैश गिफ्ट अगर मिलता है, सिर्फ शादियों में ही नहीं, वैसे भी आमतौर पर सुनील जी अगर कैश गिफ्ट के रूप में आपको मिलता है तो उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। मैं चाहूंगी थोड़ा और आप इसको, रुचिका जी ने तो बताया ही, आप थोड़ा आप भी इस पर रोशनी डालिए कि इस पर क्या कुछ कहते हैं टैक्स के नियम। देखिए, अभी रुचिका जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि आपको शादी में गिफ्ट मिला 2 लाख रुपए से अगर आपने ज्यादा लिया तो वो ट्रांजेक्शन 269 एसटी में चली जाती है। गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको अगर शगन मिलते हैं, शगन के लिफाफे मिलते हैं 2100, 5100, 11,000 के, तो उनका क्या होगा? तो उसके लिए बहुत डिबेट रहती है हमेशा। परंतु उस केस में भी अगर आपने पूरा रिकॉर्ड बनाया है कि कौन देने वाला था, किसने लिया और उसका क्या नाम था, और शादी का कार्ड भी आपको ऑफ कोर्स रखना चाहिए, शादी कहाँ पर हुई थी, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। दूसरी बात आपको एक और याद रखनी है कि शादी में दुल्हा दुल्हन को जो गिफ्ट मिलते हैं वही एग्जेम्प्ट हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने नाम से गिफ्ट ले लेते हैं, पेरेंट्स अपने नाम से गिफ्ट ले लेते हैं, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। उस पर तो नॉन रिलेटिव वाला क्लॉज लग जाएगा, क्योंकि शादी को विशेष छूट दी गई थी कि आप किसी से भी गिफ्ट ले लीजिए और आपको हम छूट दे देंगे। तो आपको 3 बातों को याद रखना। नंबर 1 बात, कैश गिफ्ट आप किसी एक आदमी से दे रहे हैं तो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको शगन में मिलता है पैसा, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप रखिए, देने वाले का लेने वाले का भी, शादी के कार्ड भी रखिए, और जो आपने एक्सपेंडिचर किए हैं शादी में, ऑफकोर्स आपने कहीं भी शादी की होगी, उसका भी आपको अकाउंट रखना पड़ेगा, तभी आपको छूट मिलेगी, वरना छूट नहीं मिलेगी। ओके, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखा सुनील जी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आज ये बात समझ में आई होगी। लेकिन रुचिका, एक और बात मुझे बताइए कि गोल्ड, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, इस तरीके के जो गिफ्ट होते हैं, ये अगर हम लेते हैं तो क्या लेने वाले पर गिफ्ट लगेगा या जो देता है उस पर गिफ्ट, उसको टैक्स देना पड़ेगा? ये इस तरीके के गिफ्ट में टैक्सेशन किसकी तरफ से होता है? देखिए, गिफ्ट जो है हमेशा रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होता है। एक चीज, आप गोल्ड की बात कर रहे हैं तो वही प्रोविजन है, शेयर्स की, क्रिप्टो करेंसी, कैश है, कुछ भी है उसमें यही प्रोविजन लगता है। जब हम अचल संपत्ति की बात करते हैं, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसके अंदर थोड़े से प्रोविजन अलग हो जाते हैं। थोड़े से प्रोविजन इन द सेंस कि अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50,000 से कम की है तो उस केस के अंदर वो गिफ्ट जो है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50,000 से ऊपर की है तब उस केस में वो टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी जिसकी स्टैंप वैल्यू ज्यादा थी मगर आपको सस्ते रेट पे बेच दी, तो ये जो डिफरेंस है, अगर आपकी स्टैंप वैल्यू जो है 110% ऑफ परचेज प्राइस से ज्यादा की है, या फिर स्टैंप वैल्यू और जो आपने बेचा उसका जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो इस केस के अंदर जो जितना डिफरेंस है, माने आपका अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी थी और आपने 8 लाख रुपए में बेच दी, जो 2 लाख रुपए है वो भी गिफ्ट की फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज के अंदर। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन था जो यहाँ पर मैंने आपसे लिया, क्योंकि बड़े सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अब सुनील जी, एक कंफ्यूजन लोगों के अंदर ये भी रहता है कि डीड बनानी क्यों ज़रूरी होती है? क्या डीड सिर्फ चल संपत्ति के लिए बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या फिर अचल संपत्ति के लिए डीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बनानी चाहिए? इस कंफ्यूजन को भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखिए, अगर अचल संपत्ति आप गिफ्ट में कर रहे हैं, अभी रुचिका जी ने बताया था कि उसमें तो नियम बिल्कुल ही अलग हैं।
और चूंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि कोई भी अचल संपत्ति 100 रुपए से ज्यादा 100 रुपीज से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसका बिना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं होता। तो उसके लिए तो बाई डिफॉल्ट आपको गिफ्ट डीड बनानी पड़ेगी। और जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जब ब्लड रिलेशन में गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी आती है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी के साथ या बिना उसके रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, वरना प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। चल संपत्ति की बात है, आपको ज्वेलरी मिली, आपको गोल्ड मिला, आपको कैश मिला, अगर वो आपको गिफ्ट में आ रहा है तो आपको प्रॉपर गिफ्ट डीड बनानी चाहिए। उसमें प्रॉपर 2 विटनेस होने चाहिए। उसमें जो संपत्ति आपको गिफ्ट में आ रही है वो आपको मेंशन करनी है, उसका सोर्स क्या था वो मेंशन करना है। एक एफिडेविट या अंडरटेकिंग डोनर से चाहिए कि मैंने ये गिफ्ट किया है। और सबसे बड़ी बात जो लोग अक्सर गलती करते हैं, गिफ्ट इरिवोकेबल होना चाहिए। अगर गिफ्ट इरिवोकेबल नहीं है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। आपको डिक्लेयर करना है कि ये गिफ्ट मैंने दे दिया, अब मैं इसको वापस नहीं लूंगा। अगर गिफ्ट किसी तरह से वापस आ रहा है या क्रॉस गिफ्ट हो रहा है, मतलब आपने एक रिलेशन से लेके दूसरे रिलेशन में दे दिया, उसको लेके भी फिर आपको टैक्सेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब गिफ्ट डीड बनाए तो उस पर डोनर और डोनी दोनों के साइन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने गिफ्ट दे दिया लेकिन डोनी ने रिसीव ही नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो इनवैलिड गिफ्ट माना जाता है। इसका मतलब डोनर भी साइन करेगा, डोनी भी साइन करेगा, और 2 विटनेस साइन करवाइए और उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्वेरी करेगा तो ये डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम आएगा। बिल्कुल। और ये आप लोग इस पर तो फिर भी मैं कहूंगी कि लोगों के को इस बारे में जानकारी होती है, लेकिन आज हमने बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर ऐसी आप लोगों ने बताई है जिसके बारे में जानकारी लोगों के पास कम ही होती है। अब एक गिफ्ट ऐसा हम बात करेंगे जिस पर काफी ज्यादा विवाद भी रहा रुचिका जी, अगर आप देखेंगे तो हमेशा वो होता है विदेशों से मिलने वाला गिफ्ट, क्योंकि कई बार ये ऐसा हो जाता है कि संशय के घेरे में भी आ जाता है। तो विदेशों से जो गिफ्ट मिलता है उस पर टैक्सेशन का नियम क्या कहता है? और दूसरी बात ये कि मान लीजिए किसी दोस्त ने दिया विदेश से या किसी ट्रस्ट ने दिया है, ये कैसे क्लेरिफाई करेंगे, हम इसको कैसे जानेंगे? देखिए, इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक, मैं विदेश में गिफ्ट दे रही हूँ, एक मैं विदेश से गिफ्ट ले रही हूँ। तो हम पहले बात करते हैं जब मुझे गिफ्ट मिल रहा है कहीं बाहर से, आई बीइंग इंडियन सिटीजन, तो मुझे अगर इंडियन रेजिडेंट हूँ और मुझे कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसमें सेम जो हमने अभी डिस्कस किया वही सेम प्रावधान रहते हैं कि 50,000 रुपए तक की, चाहे आपका फ्रेंड है चाहे आपका कोई रिलेटिव है कुछ है, तो वो 50,000 रुपए तक की आपको गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से ऊपर अगर फ्रेंड्स हैं, कलेक्टिवली 50,000 से ऊपर हो जाता है तो जितना आपको मिला, जैसे अगर आपका 54,000 रुपए भी आपको गिफ्ट मिला तो टोटल आपका 54,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, 4,000 टैक्सेबल नहीं होगा अगर आपको फॉरेन से गिफ्ट मिल रहा है तब भी। एक चीज, दूसरी से ले रहे हैं तो रिलेटिव में सेम ब्लड रिलेशन वाली ही स्टोरी आती है। आपका सेक्शन 56 के अंदर वो रिलेटिव अगर कवर हो रहे हैं तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, सेम प्रोविजन है उसके अंदर। बट अगर मैं किसी को इंडिया से बाहर गिफ्ट कर रही हूँ तो उस केस में मेरा गिफ्ट है, अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो इसके अंदर अगेन बीइंग अ डोनर मेरे ऊपर कोई इनकम टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगते हैं उसके अंदर। ओके, तो फिर ये विदेशों से आप जो गिफ्ट आपको मिल रहे हैं या जो आप दे रहे हैं उसके ये नियम जो रुचिका जी ने आपको बताया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट में बताइएगा सुनील जी, ये कि हम जो सोशल मीडिया पर अक्सर देखते रहते हैं कि एक एड जैसा चलता रहता है कैंपेन जिसमें लोग डोनेशंस हमसे मांगते हैं, इस पर टैक्सेशन का नियम क्या कहता है? पूरी तरह से टैक्सेबल है। ये सोशल मीडिया में जो ऐड चलती हैं, फेसबुक से पैसा इकट्ठा करते हैं किसी बच्चे के इलाज के लिए, वो पूरी तरह से टैक्सेबल है अगर आप एक इंडिविजुअल हैं। हाँ, अगर आप 12AA में रजिस्टर्ड हैं, ATG में रजिस्टर्ड हैं, एक संस्था है और इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, तभी वो गिफ्ट वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है। वरना अगर आपने ऐसा कोई सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, आपने वो पैसा कितने भी अच्छे कॉज के लिए लिया हो, किसी की हेल्प करने के लिए लिया हो, किसी बच्चे के इलाज के लिए लिया हो या किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए लिया हो, तो आप जब पैसा लेते हैं आपके हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। और बड़े मजे की बात है, जब वो पैसा आप उसको देंगे उसके हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो आपके रिलेशन में ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। तो अगर आप ऐसा कोई कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो एक सोसाइटी रजिस्टर करवाइए, उसको 12AB सेक्शन में रजिस्टर करवाइए, उसके बाद ही आप गिफ्ट लीजिए, पब्लिक से डोनेशन लीजिए, वरना वो पूरा टैक्सेबल है।
बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों ने, सुनील जी आपने भी और रुचिका आपने भी समझाया कि गिफ्ट तो लेना अच्छी बात है, लेकिन गिफ्ट पर टैक्स आपको किस तरीके से बनता है, कहाँ टैक्स लगता है, कहाँ टैक्स नहीं लगता है। इन तमाम बातों को आपने बड़ी ही अच्छी तरीके से और सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों को समझाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो गिफ्ट लेने से पहले अगली बार याद रखिएगा, हर गिफ्ट के साथ टैक्स नहीं आता, लेकिन कुछ गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं, तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है आपको। तभी आप एक फ्लेक्सिबल टैक्स पेयर्स बन सकते हैं, जिसमें आपके आराम से आप अपनी टैक्स की जर्नी आगे बढ़ाने में आपको बड़ा ही स्मूथ लगेगा। इसी के साथ मनी गुरु के इस सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ।